नमस्कार दोस्तों, पारमिता एकेडमी के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। अब तक हमने स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद एवं फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद को समझा। इस वीडियो में हम तीसरे महत्वपूर्ण स्कूल ऑफ थॉट, जिसे हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहते हैं, को समझेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे गेस्टाल्ट का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, किन किन साइकोलॉजिस्ट ने अपना योगदान गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में दिया, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के सिद्धांत क्या क्या हैं, किन किन बातों को लेकर गेस्टाल्ट का क्रिटिसिज्म हुआ, और आखिरी में पूरे वीडियो को समराइज करते हुए कंक्लूड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गेस्टाल्ट जर्मन का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्ण। अंग्रेजी में से होल कहते हैं, WHOLE, होल। इसे समग्र आकार या टोटल पैटर्न या कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। साथ ही इसे सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में समस्या की प्रकृति को संपूर्ण आकार में अध्ययन करने पर बल दिया जाता है और इसके अनुसार द होल इज मोर इम्पोर्टेंट देन इट्स पार्ट्स, यानी पूर्ण अंश से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है को बताया गया है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी पेड़ का वर्णन करते हैं तो कहेंगे इसमें तना होता है, शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं तथा कुछ में फूल भी होते हैं और फल भी होते हैं। पर जब आप एक पेड़ को देखते हैं तो उसे समग्रता के साथ देखते हैं। आप ये नहीं कहते कि मैं शाखाएं देख रहा हूँ, तना देख रहा हूँ, पत्तियां देख रहा हूँ, फूल देख रहा हूँ या फल देख रहा हूँ, बल्कि आप सिर्फ एक पेड़ को देख रहे होते हैं जो अपने पार्ट से कहीं ज्यादा महत्व रखता है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वह स्कूल ऑफ थॉट है जो मानव मस्तिष्क तथा मानव व्यवहार को संपूर्णता एवं समग्रता के साथ समझने का प्रयास करता है। इसे उसके पार्ट्स करके समझने में रुचि नहीं दिखाता। वहीं हमने संरचनावाद में जाना था कि साइकोलॉजिस्ट मेंटल प्रोसेस को उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स में समझने का प्रयास करते हैं, जबकि फंक्शनलिज्म यानी प्रकारवाद मेंटल प्रोसेस के किसी व्यक्ति के व्यवहार में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। तो हमने पाया कि साइकोलॉजिस्ट के हर स्कूल ऑफ थॉट में अपनी अपनी खासियत होती है। खासियत की बात की जाए तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में इस धारणा पर विश्वास किया जाता है कि यद्यपि सभी अंश मिलकर संपूर्णता का निर्माण करते हैं, परंतु संपूर्णता की विशेषताएं अंश की विशेषताओं से भिन्न होती हैं। अब हम बात करते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट की, जिन्होंने इस स्कूल ऑफ थॉट में अपना योगदान दिया। तो चार प्रमुख साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे हैं मैक्स वर्दीमर, वुल्फगैंग कोहलर, कर्ट कोफका और कर्ट लेवाइन। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा कुछ नियम बनाए गए जिसे हम परसेप्चुअल होल्स का निर्धारण करते हैं, और वर्दाइमर का मत था कि प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन के जो नियम होते हैं वे जन्मजात होते हैं, इसलिए उसे मूल संगठन के नियम यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। और वे प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कौन कौन सी हैं? पहला है प्रिंसिपल ऑफ गुड फिगर, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, चौथा है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी, पांचवा है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूएशन और आखिरी है प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर। इन्हें हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ गुड फिगर की, यानी ऑब्जेक्ट ग्रुप टुगेदर टेंड टू परसीव्ड एज ए सिंगल फिगर, टेंडेंसी टू सिंप्लीफाई। मतलब इस नियम में यह बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट एक साथ ग्रुप्ड या संगठित होते हैं उन्हें एक फिगर समझा जाता है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। यदि इंग्लिश में इसे डिफाइन करें, ऑब्जेक्ट्स टेंड टू बी ग्रुप्ड टुगेदर इफ दे आर क्लोज टू ईच अदर, यानी इस नियम के अनुसार वे सभी वस्तुएं जो समय तथा स्थान में एक दूसरे से नजदीक होते हैं उसे व्यक्ति एक संगठित रूप में देखता है। जैसे आपने पहले देखा कि पहले लाइन में जो चार बिंदु हैं वह दूसरी तरफ के जो दो लाइन के बिंदुओं से उनसे थोड़ी दूर है। तो हम इसे जो कैसे परसीव कर पा रहे हैं, हमने पहले लाइन को एक ग्रुप में समझा और दूसरे जो दो लाइन हैं उनको हमने एक ग्रुप का समझा। तो इसे ही हम रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी या प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहते हैं, जिसमें ये माना जाता है कि सभी वस्तुएं जो स्थान में एक दूसरे से नजदीक होते हैं
और संगठित होते हैं, तो उसे हम संगठित रूप में देखते हैं। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, यानी ऑब्जेक्ट्स टेंड टू बी ग्रुप टुगेदर इफ दे आर सिमिलर। यह नियम इस बात पर बल डालता है कि वैसे वस्तु जिसकी संरचना समान होती है उसे व्यक्ति एक साथ संगठित कर परसेप्चुअल होल के रूप में प्रत्यक्षण करता है। जैसा कि इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, पहले लाइन में बिंदुओं की सीरीज है, उसके बाद ट्रायंगल्स की सीरीज है, और फिर आखिरी जो दो लाइन है वह फिर से बिंदुओं की सीरीज है। तो आखिरी जो दो लाइन है वह सिमिलर है, तो उसका प्रत्यक्षण हम एक परसेप्चुअल होल के रूप में कर सकते हैं बजाय पूरे तस्वीर के। इसे ही हम प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी कहते हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूएशन की। तो इस नियम के अनुसार जिन वस्तुओं में एक दिशा में आगे बढ़ते रहने की निरंतरता बनी रहती है उसे व्यक्ति एक संगठित आकृति वाला तस्वीर के रूप में प्रत्यक्षण करता है। जैसे आपने देखा इस तस्वीर में एक दो लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसे हम एल शेप में नहीं देखते हैं कि एक एल ऊपर की ओर है एक एल नीचे की ओर है, बल्कि इसे हम एक लाइन को निरंतर आगे की ओर बढ़ते हुए देखते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। इसे ही हम प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूएशन कहते हैं। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। यह नियम उत्तम आकृति यानी गुड फिगर के नियम का ही एक हिस्सा है। इस नियम द्वारा यह पता चलता है कि जब प्रत्यक्षणात्मक वस्तु के कुछ अंश को अधूरा छोड़ दिया जाता है तो व्यक्ति उसे अपनी ओर से पूरा करके एक संपूर्ण चित्र के रूप में देखता है। इसमें दो तस्वीरें दी गई हैं। पहले तस्वीर में कुछ अधूरे सर्कल्स हैं, 4 अधूरे सर्कल्स हैं। फिर भी हम उससे एक नए फिगर को अपने दिमाग में जनरेट कर रहे हैं, और वो दिमाग हमारा क्या जनरेट कर रहा है कि इन जो अधूरे सर्कल्स हैं उसके सेंटर में एक स्क्वायर बन रहा है, जबकि ऐसा है ही नहीं। दूसरा फिगर एक ज्वाइंट पांडा का है जो WWF का लोगो है। इसमें वास्तव में एक अधूरी तस्वीर बनाई गई है, लेकिन हमारा दिमाग उसे कंप्लीट करता है और एक पूरे पांडा का चित्र हमारे दिमाग में बनता है। तो ये जो दोनों तस्वीरें हैं ये प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर की ओर संकेत करती हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रेग्नांज या प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर की। द लॉ ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर इज आल्सो नोन एज प्रेग्नांज। इसे 3 नामों से जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रेग्नांज, प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर, जिसे हम प्रेग्नांज के सामान्यतः प्रेग्नांज कह देते हैं। It is the German word for good figure. What this principle says is that your brain will perceive ambiguous shapes in a simple manner as possible. यानी इस नियम के अनुसार व्यक्ति देखे गए उद्दीपकों को एक संतुलित एवं समेकित, जिसे हम सिमेट्रिकल कहते हैं, आकृति के रूप में प्रत्यक्षण करता है। हालांकि उद्दीपक पैटर्न इतना संतुलित एवं समेकित नहीं भी होते। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अक्षर बने हुए हैं इसमें अंग्रेजी के A और B, जिसे विकृत रूप में दिखाया गया, परंतु फिर भी उसे व्यक्ति जो है A तथा B के रूप में ही प्रत्यक्षण करता है, भले उसका रूप जो है विकृत है। तो इसे हम प्रिंसिपल ऑफ प्रेग्नेंस या प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर कहते हैं। ये थे कुछ प्रिंसिपल जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने दिए। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म के। यद्यपि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का योगदान जो था मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण रहा, फिर भी इसकी कुछ आलोचनाएं की गई हैं। पहली आलोचना यह हुई कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान जरूरत से ज्यादा सिद्धांत पर आधारित है तथा इसके अवधारणाओं के समर्थन में पर्याप्त सबूत की कमी है। आलोचकों का कहना है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का स्वरूप जरूरत से ज्यादा उदार है, जिसे आनुभविक रूप से परिभाषित करना थोड़ा सा कठिन कार्य है। वहीं गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को लोगों ने रहस्यवादी यानी माइस्टिकल तथा कल्पित यानी मिथिकल होने का दावा किया। इस आलोचना का आधार गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की जटिलता को बताया गया। आलोचकों का मत है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ने जो प्रयोग किए हैं उनके डिजाइन उत्तम नहीं है तथा साथ ही साथ असांख्यिकीय यानी नॉन स्टैटिस्टिकल एवं अपरिमाणक यानी नॉन क्वांटिटेटिव है। तो ये थे क्रिटिसिज्म की। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मनोविज्ञान में अहम योगदान रहा। खासकर गेस्टाल्ट का योगदान सीखना, चिंतन एवं स्मृति जैसे क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान रहा।
अब हम इस वीडियो को इस बात से कंक्लूड करते हैं कि पूर्णता यानी होलनेस उसके पार्ट्स या अंगों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आई होप कि आपको गेस्टाल्ट मनोविज्ञान समझ आई होगी तथा इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।